एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीसीज किंगडम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे थे घटना चक्र आईडीएसटी मैगजीन को, जिसमें हमने वैज्ञानिक परिदृश्य को स्टार्ट कर दिया था। और आज यह हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य से रिलेटेड दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। तो देखते हैं अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हमारा पहला न्यूज क्या है। जो हमारा पहला न्यूज है वह भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो बात है 31 अगस्त 2024 की, जब गुजरात स्थित कैप्स 4 की, ठीक, कैप्स 4 यानी कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की जो यूनिट 4 है, उसने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगर बात करें कैप्स 4 की, तो इसका जो व्यावसायिक परिचालन था वो 31 मार्च 2024 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस परिचालन के साथ ये जो कैप्स 4 है, ये भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारित जल रिएक्टर है। ठीक है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बन गया है। कितने का? 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का। ठीक है, तो इस अब अगर ये दूसरा है तो प्रश्न ये आता है कि पहला कौन है। ठीक है, तो देखते हैं। जो कैप्स 3 था, यानी कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की जो यूनिट 3 थी, वो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता की पहली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर थी। ठीक है, जो कैप्स की यूनिट 3 थी वो क्या थी? भारत की पहली 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता की प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और काकरापार परमाणु स्टेशन की जो चौथी यूनिट है वो भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा नंबर का? 24वां। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़ के कितनी हो गई? तो 80 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक पहुंच गई है। कितना? 80। डाटा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं। जो राजस्थान में रैप्स की 7वीं इकाई, कौन सी 7वीं? अभी हमने 2 देखा 700 मेगावाट की, लेकिन ये जो रैप्स की 7वीं इकाई है, यानी कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की जो 7वीं यूनिट है, वो भारत की तीसरी स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का PHWR है, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। कहाँ पे? रावत भाटा में। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है एरावत। एरावत किसका पर्यायवाची है? तो एरावत हाथी का पर्यायवाची है ना। एरावत हाथी कहाँ से निकला था? तो समुद्र मंथन से जो है हमें एरावत हाथी प्राप्त हुआ था। ठीक, तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो एरावत के ही नाम पे रखा गया है। ठीक, तो एरावत को भारत का दूरतम सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है कि भारत का दूरतम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत। तो देखते हैं। तो बात है 1 जून 2024 की। कब? 1 जून 2024 की, जब हैम्बर्ग में विश्व के दूरतम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी हुई। ठीक है, तो ये जो टॉप 500 सूची जारी हुई थी, उसका कौन सा संस्करण था? तो उसका 63वां संस्करण था। ठीक है, इस सूची में टॉप किसने किया? इस सूची में अमेरिका का जो फ्रंटियर कंप्यूटर है, ठीक, जो फ्रंटियर कंप्यूटर है, उसे विश्व का दूरतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। ठीक है, किसको? फ्रंटियर को। वास्तव में यह विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का HPL हाई परफॉर्मेंस लिंक पैक स्कोर कितना है? 1.206 एक्जा प्लस। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ORNL यानी कि ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर के प्रयोग द्वारा निर्मित है। यह सुपर कंप्यूटर एडवांस माइक्रो डिवाइस प्रोसेसरों से लैस है। अब हम देखें तो टॉप 500 सूची में जो 5 शीर्ष पे सुपर कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो शीर्ष 3 हैं वो अमेरिका में ही स्थित हैं। कौन? फ्रंटियर, अरोरा और ईगल। ठीक है, अगर फ्रंटियर की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है? तो 1206 पेटा प्लास्टिक की क्षमता है। आगे देखते हैं। अगर बात करें चौथे नंबर की, तो जो चौथे नंबर पे है वो जापान का फुगाकू है और 5वें नंबर पे फिनलैंड का लूमी है। तो
टॉप 500 में भारत के कितने सुपर कंप्यूटर शामिल हैं? तो टॉप 500 में भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से। एक तो अपना एरावत, ठीक है, भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जो है। दूसरे की बात करें तो परम सिद्धि, ठीक। तीसरे की बात करें, जो तीसरा है वो है प्रत्युष, और चौथे की बात करें तो हमारा चौथा है मिहिर, ठीक है। इन 4 को जो है टॉप 500 में जगह मिली। तो देख लेते हैं एक करके। अगर एरावत की बात करें तो एरावत जो है ये सीडैक पुणे में स्थापित है, ठीक। एरावत PSAI वर्तमान में ये भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, और इसे जो टॉप 500 में स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है, स्थान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 110वां स्थान मिला है, ठीक। इसकी अधिकतम संसाधन गति कितनी है? तो 8.50 पेटाप्लास जो है इसका जो है क्षमता है, ठीक। एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर AI क्षमता से लैस है ना। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया था। किसके तहत? नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं। जो हमारा दूसरा है परम सिद्धि AI, ठीक। ये कहाँ पे स्थापित है? ये भी सीडैक पुणे में स्थापित है, और इसकी क्षमता कितनी है? तो 4.62। एक ही की क्षमता याद रखना है, बाकी इसका रैंक देख लेते हैं। इसकी रैंक है 185, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो प्रत्युष, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित है प्रत्युष, ठीक। टॉप 500 की सूची में जो इसका स्थान है वो है 230। जो हमारा चौथा है वो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा, ठीक। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में स्थापित है मिहिर, ठीक। और जो मिहिर सुपर कंप्यूटर है इसका क्या स्थान है? तो 388वां स्थान है इसका। जो देख लेते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि भारत का है, उसके तहत कौन कौन से सुपर कंप्यूटर प्रमुख शामिल हैं। तो जो कुछ है इम्पॉर्टेंट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। परम रुद्र 27 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। इससे संबंधित संस्थान कौन सा है? तो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता इससे रिलेटेड संस्थान है, ठीक। परम कामरूप गुवाहाटी में, परम अनंत गांधीनगर में, परम पोरुल तिरुचिरापल्ली में, और जो इम्पोर्टेंट है वो है परम प्रवेगा ये IISc बेंगलुरु में स्थित है, ठीक। और परम गंगा नाम से ही जाहिर है IIT रुड़की, ठीक है। परम ब्रह्मा जो है वो IISER पुणे में स्थित है, और परम संगणक IIT कानपुर का है। परम सिद्धि अभी आपने देखा ही सीडैक पुणे का है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वह विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण। तो देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो बात है अप्रैल 2024 की, जब विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर आईसेल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की। अब देखते हैं इसका निर्माण किसने किया। इसका जो निर्माण था वो फ्रांस के शोधकर्ताओं द्वारा इनसेल्ट नामक एक सुपर MRI स्कैनर का निर्माण किया गया, जो कि मानव मस्तिष्क की विशिष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है, ठीक। आईसेल्ट MRI स्कैनर ये विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली MRI मशीन है। फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा विकसित इस मशीन का प्रारंभिक परीक्षण वर्ष 2021 में ही पंपकिन पे किया गया था। किस पे? कद्दू पे, पंपकिन पर, ठीक है। ये आईसेल्ट मशीन के चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है? तो 11.7 टेस्ला। कितना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? तो 11.7 टेस्ला इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आईसेल्ट जो है ये MRI मशीन जो आमतौर पे उपलब्ध हैं उनका उपयोग किए जाने वाले MRI मशीनों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक सटीकता के साथ छवियों को स्कैन करता है। यह जो तकनीक है ये अल्जाइमर और पार्किंसन रोगों जैसी न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशंस के निदान एवं उपचार के लिए अति विशिष्ट शारीरिक डाटा प्रदान करेगी, ठीक है। अति विस्तृत शारीरिक डाटा प्रदान करेगी। आगे देखते हैं MRI को समझते हैं। MRI क्या है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। MRI का फुल फॉर्म बता दो। का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं MRI होता क्या है। यह एक चीर फाड़ करने की प्रक्रिया से मुक्त, चीर फाड़
करने की प्रक्रिया से मुक्त इमेजिंग तकनीकी है, ठीक है, यानी कि नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि 3 डायमेंशनल डिटेल्ड एनाटॉमिकल इमेज उत्पन्न करती है, ठीक है। और एमआरआई का उपयोग बीमारी का पता लगाने, निदान करने और उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। एमआरआई क्या है? तो एमआरआई एक प्रकार का स्कैनर है जो शरीर के अंदर की तस्वीर लेने के लिए चुंबकत्व और रेडियो तरंगों को, ठीक है, प्रयोग करता है। तो इनके माध्यम से क्या करता है? चित्र बनाता है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वह है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण। कहाँ की? दक्षिण पूर्व एशिया की। तो बात है 2 अक्टूबर 2023 की, जब इंडोनेशिया में साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण हुआ। तो पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया में जिस पहली हाई स्पीड रेल का अनावरण किया उसे क्या नाम दिया? तो उसे नाम दिया वोश। क्या नाम दिया? वोश। उसका जो पूरा नाम है वो क्या है? उसका पूरा नाम है वाक टू हेमट ऑपरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हेबट, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है? वाक टू हेमत ऑपरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हेबट, ठीक है, इसका पूरा नाम है। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा फंडिंग की दिया गया, ठीक है। और यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी वांगडुंग शहर से जोड़ती है, ठीक है। और अगर बात करें इस हाई स्पीड रेल की तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इस हाई स्पीड रेल में विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और उसकी गति कितनी है? उसकी गति है 350 किलोमीटर पर आवर। कितना? 350 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वर्तमान में भारत में ऐसी कोई भी रेल संचालित नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हाई स्पीड रेल के रूप में नामित किया जा सके, यानी कि इंडिया में इस प्रकार का कोई भी अभी रेल संचालित नहीं है, ठीक है। आगे बात करें तो वर्तमान में जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना है वो भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। तो भारत में चिन्हित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से हैं? दिल्ली लखनऊ वाराणसी, वाराणसी पटना हावड़ा, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जालंधर अमृतसर, मुंबई नासिक नागपुर, मुंबई पुणे हैदराबाद, ठीक है। और चेन्नई बेंगलुरु और मैसूर। नेक्स्ट न्यूज है वह है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में। तो देखते हैं इससे रिलेटेड पहला न्यूज क्या है। जो हमारा पहला न्यूज है वो है एम पॉक्स का पहला टीका। क्या नाम दिया गया इसे? एम पॉक्स के पहले टीके को तो इसे नाम दिया गया MBA-BN, ठीक है। बात है 13 सितंबर 2024 की, जब WHO ने वयस्कों में एम पॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की, ठीक है। इस टीके को नाम दिया गया क्या? MBA-BN, ठीक है। आगे देखते हैं MBA-BN का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण डेनमार्क स्थित बवेरियन नॉर्डिक AS कंपनी द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिनली इस टीके को अमेरिकी सरकार ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के रूप में विकसित किया था। MBA-BN टीके की 2 डोज लेनी पड़ती है जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दी जा सकती है, ठीक है। किसके माध्यम से? इंजेक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स क्या है? तो एमपॉक्स एक वायरस है, ठीक है, और यह एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि यह जंतुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो मंकी पॉक्स है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये जो है मंकी पॉक्स है ये पॉक्सरीविडे परिवार में आर्थ्रोपोरिक्स एक्स प्रजाति का सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मंकी पॉक्स की सर्वप्रथम पहचान 1958 में शोध के उद्देश्य से एक रखे गए बंदरों की आबादी में से हुई थी, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, इस रोग की सर्वप्रथम पहचान किसने की? तो इस रोग की सर्वप्रथम पहचान कोपेनहेगन डेनमार्क स्थित स्टेंटेंस सीरम इंस्टीट्यूट में बंदरों पर हुए शोध में इसकी जो है सर्वप्रथम पहचान की गई। आगे देखते हैं, मंकी पॉक्स का जो पहला मामला था वो 1970 में कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में दर्ज किया गया था। 28 नवंबर 2022 को
जो मंकी पॉक्स था इसका नाम बदल के एम पॉक्स रखने की घोषणा किया। किसने? WHO ने। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है हिलकॉल हैजा का प्रथम टीका। तो बात है 27 अगस्त 2024 की, जब भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कोलेरा के लिए एक नए टीके को लॉन्च किया। ठीक है, कोलेरा के लिए एक नए टीके को लॉन्च किया। इसे क्या नाम दिया? इसे नाम दिया हिलकॉल। ठीक है, इसे नाम दिया हिलकॉल। आगे चलते हैं, हिलकॉल जो है यह एक सिंगल स्ट्रेन OCV यानी कि ओरल कोलेरा वैक्सीन है। ठीक है, इसका विकास हिलमैन लेबोरेटरी द्वारा लाइसेंस के तहत हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। इसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है, हिलकॉल को 2 खुराकों में दिया जाएगा। ठीक, और यह 1 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए उपयुक्त है। ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, OCV की जो वैश्विक मांग है वो प्रतिवर्ष 100 मिलियन खुराकों से अधिक है। और ये जो टीका है ये वर्ष 2030 तक हैजा से संबंधित मौतों को 90% तक कम करने के ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कॉलेरा कंट्रोल के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है यूविकॉल 5 टीका से रिलेटेड। तो देखते हैं यूविकॉल 5 टीका के बारे में। तो बात है 12 अप्रैल 2024 की, जब WHO ने हैजा के एक नए ओरल टीके को अपनी पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया गया। इसे क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया गया यूविकॉल यस। ठीक है, यह एक प्रकार से इनएक्टिवेटेड ओरल वैक्सीन है। और इसका विकास कौन कर रहा है? तो इसका विकास दक्षिण कोरिया स्थित EU बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या इससे पूर्व भी इस कंपनी के द्वारा कुछ टीके शामिल किए गए हैं? तो जी हाँ, WHO की पूर्व योग्यता सूची में इस कंपनी द्वारा यूविकॉल तथा यूविकॉल प्लस नामक ओरल हैजा टीका जो है ऑलरेडी इसमें शामिल है। ठीक है, हैजा जो है यह एक अत्यधिक गंभीर अतिसारी संक्रमण है। ठीक है, यह रोग विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन एवं जल का उपभोग करने से होता है। ठीक है, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन एवं जल का उपभोग करने से होता है। जो हमारा अगला न्यूज है वो है R21 मैट्रिक्सियम। ये क्या है? तो यह द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। ठीक है, तो बात है 15 जुलाई 2024 की, जब कोडी आइवर ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में ठीक है R21 मैट्रिक्सियम टीके को शामिल किया। ठीक, और ये शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। नेक्स्ट देखते हैं इस टीके को नाम क्या दिया गया। तो आप लोगों ने देखा ही R21 मैट्रिक्सियम। ठीक है, यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO द्वारा की गई। ठीक है, इससे पूर्व 2021 में WHO द्वारा RTS-S और AS01 जिसका व्यावसायिक नाम मास्क्यूरिक्स नामक टीके के व्यापक प्रयोग की संस्तुति की गई थी। आगे चलते हैं, R21 मैट्रिक्सियम जो टीका है इसको किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो इसको जो है जेनर इंस्टीट्यूट जो कि UK का है, ठीक, यूनाइटेड किंगडम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, टीके के विकास में अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स इंक की एडजुवेंट टेक्नोलॉजी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, इस टीके में नोवावैक्स का मैट्रिक्सियम एडजुवेंट शामिल है। आगे देखते हैं, यह एक सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है। ठीक, तो 2 वर्ड आए, एक तो सैपोनिन, दूसरा एडजुवेंट। दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो सैपोनिन जो है आमतौर पर चिली में पाए जाने वाला क्विलाजा सैपोनेरिया या कहें सोप बार्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक होता है जिसमें अद्वितीय औषधि गुण होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को याद होगा कि सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिनकोना भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, अब दूसरा शब्द आया था एडजुवेंट। अब एडजुवेंट क्या होता है? एडजुवेंट का काम क्या होता है? एडजुवेंट क्या करता है कि जैसे कोई टीका है तो उसको यह और ज़्यादा अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ बना देता है। एडजुवेंट किसी टीके का ऐसा घटक होता है जो उस टीके के प्रति शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। ठीक है,
जो हमारा अगला न्यूज है वो है भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप। तो जून 2024 के प्रारंभ से लेकर 15 अगस्त 2024 के मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 82 लोगों की मौत हो गई। आउट ऑफ 82 बात करें तो 64 लोग आउट ऑफ 82 चांदीपुरा विषाणु के संक्रमण की पुष्टि हुई उनमें। ठीक है, कितने लोगों में? 64 लोगों में। ठीक, CHPV यानी कि चांदीपुरा विषाणु जो है ये भारत में एंडेमिक है। ठीक, एंडेमिक आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने एनवायरनमेंट में एंडेमिक पढ़ा होगा, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, जो कि किसी विशेष स्थान पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भारत में पाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है एनवायरनमेंट में नीलगिरी थार, ये कहाँ पे? वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान प्रकोप पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा रहा है। ठीक है, और इससे प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट रहा है? तो सर्वाधिक प्रभावित जो है इससे गुजरात रहा है। आगे चलते हैं। ये जो CHPV है ये रबडोविरिडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, रबडोविरिडे परिवार का, और ये किससे होता है? तो ये विषाणु मक्खियों यानी कि सैंड फ्लाइज, मच्छरों और टिक्स यानी कि किलनी जैसी रोगवाहकों द्वारा जो है प्रसारित होता है। और यह रोग अधिकतर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। इससे क्या हो सकता है? इससे बुखार हो सकता है, शरीर में ऐंठन हो सकता है, और तो और इससे इंसान कोमा में भी जा सकता है, और इससे भी अधिक इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा अगला न्यूज है वो है क्यूडेंगा, डेंगू का नया टीका। अब तक हमने जितने भी न्यूज पढ़े उसमें मुझे लगता है ये क्यूडेंगा डेंगू का टीका ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम के दृष्टि से। अब मुझे लगता है एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा। लेकिन आपको डेंगू का नया टीका क्यूडेंगा नाम से ना पूछ के आपको पूछेगा टैग 003 नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्यूडेंगा को ही टैग 003 के नाम से जाना जाता है। तो बात है 10 मई 2024 की, जब WHO द्वारा डेंगू के एक नए टीके को अपनी पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया, और इसे क्या नाम दिया गया? तो क्यूडेंगा, और जिसका दूसरा नाम क्या है? टैग 003। ठीक है, और WHO द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाला अब कोई पहला नहीं बल्कि डेंगू का दूसरा टीका है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो टीका है इसका जो है विकास कौन कर रहा है? तो इसका विकास जापान स्थित टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो WHO ने डेंगू के उच्च प्रकोप और ट्रांसमिशन इंटेंसिटी वाले क्षेत्रों में 6 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में टैग 003 के प्रयोग की सिफारिश की है। ठीक है, तो कितने से कितने वर्ष? 6 to 16। ठीक है, बहुत ही प्यारे नंबर हैं। तो 6 to 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में टैग 003 के प्रयोग की सिफारिश की है। ठीक है, ये ईयर भी याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। WHO द्वारा इस टीके की कितनी खुराक दी जाएगी? तो 2 खुराक दी जाएगी। ठीक है, और ये जो 2 खुराक हैं उनमें कितने का अंतर रखा जाएगा? तो 3 माह का अंतराल होगा। ठीक है, अंतराल से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं उनमें मैक्सिमम कितने महीने का गैप हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पूर्व WHO ने डेंगू के डेंग वैक्सिया नामक टीके को लाइसेंस प्रदान किया था। ठीक है, तभी तो ये दूसरा टीका है। अब डेंगू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस है ना। डेंगू एक वायरस है, वायरस जनित रोग है, और ये मच्छरों द्वारा प्रसारित होता है। आप लोग जानते ही हैं, आप लोग क्या पूरी दुनिया जानती है, एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा इसका जो है प्रसारण होता है। ठीक है, जो मादा मच्छर होती है क्या? एडीज एजिप्टाई, उसी के काटने से इसका प्रसार होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमारा अगला न्यूज है वह है डेंगी आल, ये डेंगू का स्वदेशी टीका। बात है 14 अगस्त 2024 की, जब भारत में पहली बार डेंगू के किसी टीके के तीसरे चरण यानी कि फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की शुभारंभ की घोषणा की गई। ठीक, ध्यान दें ये क्लिनिकल ट्रायल है। ठीक है, आगे बात करें तो इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी जो घोषणा की वो की ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पैनेसिया बायोटेक ने। ठीक है, आगे चलें तो इन ऐतिहासिक परीक्षणों के तहत क्या हुआ कि भारत के स्वदेशी
टेट्रावैलेंट डेंगू टीके की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आगे चलें तो डेंगियाल नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास कौन कर रहा है? तो पैनेंसिया बायोटेक द्वारा इसका जो है विकास किया जा रहा है। आगे चलें तो वर्तमान में भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है मेनिनजाइटिस का 5-in-1 टीका। तो इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया मेन 5CB। ठीक है, तो बात है 12 अप्रैल 2024 की, जब WHO द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार मेनिनजाइटिस से निपटने के लिए एक नए टीके 5-in-1 टीके को लॉन्च करने वाला नाइजीरिया जो है वो विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, तो 5-in-1 टीके को लॉन्च करने वाला नाइजीरिया विश्व का पहला देश घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, आगे देखें इस टीके को क्या नाम दिया गया? इस टीके को नाम दिया गया जैसे कि हमने देखा भी मेन 5CB। ठीक है, आगे देखें ये जो टीका है ये मेनिंगोकाकल जीवाणु, ठीक, मेनिंगोकाकल जीवाणु की 5 प्रमुख नस्लों ACWY-X के विरुद्ध प्रतिरक्षा को प्रदान करेगा। बात करें मेनिनजाइटिस की, तो मेनिनजाइटिस एक गंभीर बीमारी है जो कि मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं, उनमें सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, और ये जो रोग है ये जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों और परजीवियों की कई प्रजाति के कारण हो सकता है। ठीक है, आगे चलें जो हमारा अगला न्यूज है वो है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो बात है 9 अप्रैल 2024 की, जब WHO द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया। ठीक है, आगे देखें तो ये रिपोर्ट जो है ये विश्व भर के 187 देशों में हेपेटाइटिस के मामलों और आवश्यक वायरल हेपेटाइटिस सेवाओं को कवरेज पर नवीनतम अनुमान प्रस्तुत करता है। ठीक है, बात करें 2022 में कोविड-19 के मृत्यु के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था लोगों की मृत्यु का, वो क्या था? तो वो था वायरल हेपेटाइटिस और टीबी, तपेदिक। ठीक है, 10 देश वायरल हेपेटाइटिस B-C के लगभग 2/3 वैश्विक मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। उन 10 देशों में भारत भी शामिल है। ठीक है, तो वो 10 देश कौन कौन हैं देख लेते हैं एक बार। तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रूसी संघ। ठीक है, आगे बात करें तो वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस बी के 50% वैश्विक मामलों के लिए केवल 3 देश जिम्मेदार हैं। कौन? चीन, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, अब अगर सी की बात करें तो सी के 50% वैश्विक मामलों के लिए 6 देश जिम्मेदार हैं, जिनमें फिर से भारत आता है। चीन, भारत, इंडोनेशिया तो है ही, पाकिस्तान, रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें उत्तरदायी हैं। ठीक है, आगे देखें तो कुल हेपेटाइटिस बी संक्रमण के मामलों में चीन जो है वो 31.5% है और उसके बाद जो है स्थान अपने भारत का है। ठीक है, आगे देखें तो हेपेटाइटिस सी संक्रमण के कुल मामलों में जो भारत का स्थान है वो पाकिस्तान के बाद दूसरा है। किसके मामले में? हेपेटाइटिस सी के मामले में। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में मिस्र जो है वो हेपेटाइटिस सी के संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हमारा अगला न्यूज है वह भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हेवीश्योर। ठीक है, हेवीश्योर। तो बात है 19 जनवरी 2024 की, जब इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका लॉन्च किया। ठीक है, हेपेटाइटिस ए का टीका लॉन्च किया। ठीक है, इस टीके को क्या नाम दिया गया है? तो इस टीके को नाम दिया गया हेवीश्योर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा अगला न्यूज़ है वह है WHO द्वारा सारह का अनावरण। ठीक है, सारह क्या है? तो 2 अप्रैल 2024 को WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारह का अनावरण किया। तो सारह क्या है? AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर। ठीक है, तो सारह जो है ये WHO की पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है, पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। जो सारह का पूर्ण रूप क्या है? सारह का पूर्ण रूप है स्मार्ट AI रिसोर्स
असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, सारा जो है ये लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए एक जनरेटिव एआई का यूज करती है। आगे बात करें तो इसे लोगों को उनके स्वास्थ्य कल्याण की मात्रा को इष्टतम बनाने की मदद के लिए प्रमुख स्वास्थ्य विषयों जैसे स्वास्थ्य आदतों, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सारा जो है ये कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और मधुमेह सहित कुछ प्रमुख वैश्विक खतरों को बेहतर समझ विकसित करने में सहायक व सक्षम है। सारा एक प्रकार का डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है जो वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में 24/7 उपलब्ध है। कोविनेट में जो भारतीय प्रयोगशालाएं शामिल हैं, देख लेते हैं कौन कौन से भारतीय प्रयोगशालाएं इसमें शामिल हैं। इसमें शामिल हैं ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। दूसरे की बात करें तो ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। तीसरे CSIR, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। ठीक है, आगे बात करें तो कोविनेट का जो उद्देश्य है वह कोरोना विषाणुओं के विरुद्ध वैश्विक निगरानी, ग्लोबल सर्विलेंस और प्रतिक्रिया क्षमता यानी कि रिस्पांस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। जो हमारा अगला न्यूज है वह है मलेरिया मुक्त केप वर्डे। तो बात है 12 जनवरी 2024 की, जब WHO ने क्या किया कि केप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित कर दिया या घोषित कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा अगला न्यूज है वह है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत। ठीक है, तो बात है 30 नवंबर 2023 की, जब WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 जारी किया। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों को मलेरिया से मृत्यु हो गई। ठीक है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो 6,08,000 लोगों को। ठीक है, और इसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत जो है वो 66% के लिए जिम्मेदार है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है यह है वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 से रिलेटेड। तो बात है 7 नवंबर 2023 की, जब WHO द्वारा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। ठीक है, आगे देखें तो ये जो रिपोर्ट है ये 192 देशों एवं क्षेत्रों के TB मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, अगर बात करें इस रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद अगर विश्व में किसी और संक्रामक कारक से किसी की मृत्यु हुई है तो जो दूसरे स्थान पे है वो TB है। ठीक, तो कोरोना वायरस के बाद किसका स्थान आता है जिसमें संक्रामक कारक से लोगों की मृत्यु हुई है? तो वह है TB। आगे चलें तो वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर TB से ग्रसित हुए लोगों की संख्या 7.5 मिलियन रही, जो कि 1995 से प्रारंभ की गई वैश्विक TB निगरानी के बाद TB से पीड़ित लोगों की उच्चतम संख्या है। ठीक है, आगे चलें तो पूरे विश्व में TB के 2/3 मामले इन 8 देशों में देखे जाते हैं। कौन कौन? भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे चलें तो 22 सितंबर 2023 को तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे चलें तो वर्ष 2027 तक TB उपचार कवरेज का लक्ष्य जो है वो 90% जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। कब? तो 9 सितंबर 2022 को। किसके द्वारा? मोदी द्वारा नहीं, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और हमने अभी लक्ष्य ऑलरेडी पीछे देखा ही है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वह है भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। तो बात है 13 अक्टूबर 2023 की, जब पेरिस फ्रांस स्थित वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक, द्वारा भारत पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक
एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये जो मंजूरी थी ये विश्व अंडा दिवस वर्ल्ड एग डे के अवसर पर प्रदान की गई। भारत अब अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या वर्ल्ड फ्लू से कहें तो मुक्त हो गया है।